डीजल डालते हो पेट्रोल डालते हो? डीजल। आजकल तो दोनों का रेट एक ही जैसा है। तो मान लो 100 रुपये लीटर है ना। तो 1 लीटर पेट्रोल के लिए हमने 100 रुपया दिया। हाँ, तो एक्चुअली पेट्रोल के लिए कितना दिया? 100 रुपये। 100 रुपये। कॉमर्स के आदमी हो तो 100 रुपया कैसे हो गया वो भी अपने को पता होता है। तो क्या क्या माइनस कर सकते हैं? 100 रुपये में से एक्चुअली पेट्रोल का कितना पैसा दिया? जैसे टैक्सेस निकाल सकते हैं ना, तो टैक्स का कितना निकाल दें अंदाजा? मान लो 100 रुपये में से 10 रुपये निकाल दें या 20 रुपये निकाल दें। तो 80 रुपीज़ दिए। 80 रुपीज़ दिया। अब 80 रुपीज़ में से एक्चुअली पेट्रोल का कितना दिया? 80 दिए, क्योंकि एक लीटर पेट्रोल 80 रुपीज़ का है, तो 80 दिया ना हम लोगों ने। 80 दिया। और थोड़ा ध्यान दें कि 80 में और क्या क्या जोड़ा होगा। ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन और 10 निकाल देते, तो कितना बचा? 70। अब 70 रुपये में से एक्चुअली पेट्रोल का कितना दिया? इंपोर्ट ड्यूटी निकाल दिया। इंपोर्ट ड्यूटी निकाल दें। और क्या निकाल सकते हैं? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स निकाल सकते हैं। तो मान लो 20 रुपये और निकाल दिया, कितना निकल गया? 50 रहे। 50 रह गया। अब 50 में से एक्चुअली पेट्रोल के लिए कितना दिया? प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकाल सकते हैं। और 20 माइनस कर दिए, 30 बचे। 30 बचा। अब 30 में से एक्चुअली पेट्रोल के लिए कितना दिया? अगर जगह रेंट पे होगी तो रेंट भी निकाल देते। रेंट, अभी आप अब कॉमर्स लगाना शुरू किया। इतनी देर बाद कॉमर्स लगाया। कितना निकाल दे? 10 रुपये और 10 रुपये और निकाल दे। अब क्या 20 बचा? बचे। 20 बचा। अब 20 में से एक्चुअली पेट्रोल के लिए कितना दिया? पेट्रोल डायरेक्ट तो पेट्रोल मिलते नहीं, क्रूड होगा तो उसको रिफाइन करने के लिए निकाल देते हैं पैसे। चलो और 10 निकाल देते। और 10 निकाल दो। 10 बचे। 10 बचा। अब 10 में से एक्चुअली पेट्रोल के लिए कितना दिया? एडवर्टाइजमेंट भी निकाल देते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइज करते हैं कि पेट्रोल हमारा अच्छा है, इंडियन ऑयल हो गया, एडवर्टाइज करती है, तो भी 10 निकाल देते हैं। 0 हो गए। यार इतना खर्चा होगा तो फिर कमाएगा क्या आदमी? प्रॉफिट निकालिए ना, प्रॉफिट पहले निकाल लिया। तो इसका मतलब पेट्रोल तुम फ्री में लेते हो? वो तो सरकार से पूछना पड़ेगा क्यों, कितने में देते हैं हम लोग को। वो कितने में खरीदते हैं, हम लोग कितने में देते हैं, कितना चार्ज टैक्स चढ़ा के देते हैं हम लोग को। अच्छा, क्या लगता है एक्चुअली पेट्रोल की क्या कीमत होती होगी? 40। कैसे निकाला? 60 रुपये टैक्स होते हैं, तो 40 पेट्रोल का हो गया। तो 40 में कुछ लोग काम करते हैं। हाँ, हम पेट्रोल का कुछ नहीं दे रहे हैं। जो 100 रुपये दिया ना, वो प्रकृति से पेट्रोल हमारे तक आए ना, उसका चार्ज दिया है। क्या बोल रहे हैं? फ्री में मिलेगी कोई चीज? पेट्रोल तो इंसान बनाता नहीं है, वो तो नेचुरल से ही मिल रहे हैं हम लोग को। हम लोग माइनिंग कर रहे हैं उसके बाद। सिर्फ हम लोग रिफाइन करते हैं ना क्रूड ऑयल को, दूसरा तो कुछ करते नहीं है बाद में। वो तो नेचुरली मिल रहे हैं हम लोग को। तो उसका कुछ नहीं दिया, तो फ्री में है मतलब। हम बाकी लोगों को जिंदा रखने के लिए कुछ देते हैं, पेट्रोल के लिए कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं? हमारी कॉमर्स की किताब में सब लिखा नहीं है। पढ़ा नहीं था ठीक से। देखो अभी कितनी इज्जत करते हैं। मेरी गलती है, किताब की गलती नहीं। तुम्हारी किताब भी ऐसी है। मुझे रुचि नहीं थी पढ़ने में, मुझे स्पोर्ट्स में रुचि थी, इसलिए मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा जाता था, पढ़ने में नहीं जाता। फिर तुम माइक क्यों पकड़े? आपने बोला कॉमर्स किसने पढ़ा है, मैंने वैसे पढ़ा तो है कॉमर्स, 11वीं 12वीं की है। पढ़ा कहाँ? इंटरेस्ट से कहाँ पढ़ा? चलो आ जाओ।
हाँ जी, क्या निष्कर्ष निकला? पेट्रोल के लिए हमने क्या पे किया? तो जिस कुएं से पेट्रोल निकाला उसमें वापस क्या डाला? कुछ नहीं डाला। इसका मतलब है उधर है, इधर ही ले आओ इसको। इसका मतलब पेट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको क्रूड बोलें जो भी बोलें। तो 100 रुपया किसकी जेब में गया? कुल मिला के किसी इंसान की जेब में गया। अब वो मैनिपुलेशन है कि वो टैक्स है कि वो मेहनत है कि वो सर्विस है कि वो रेंट है। और 100 रुपये से क्या किया उसने? उसने फाइनली किसी ने अपना घर चलाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचर को हमने वापस कुछ नहीं दिया। तो नेचर से हमको पेट्रोल मिला तो वो हमने खरीदा कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिला? फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। चलो अब ये बिजली जला रहे हैं और मान लीजिए बिजली जो है थर्मल पावर प्लांट से आ रही है। थर्मल पावर प्लांट का मतलब है कि कोयला और पानी को यूज करेंगे। तो बिजली का रेट है 10 रुपया पर यूनिट। तो 10 रुपया पर यूनिट में से बिजली का रेट क्या है? ठीक हो गया। फिर 10 रुपया किसकी जेब में गया? ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि 1 यूनिट बिजली बनाने में जितना कोयला और पानी लगा उसके लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया है, वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। कोयला पानी को यूज करके बिजली बनाने में जितने लोगों की मेहनत लगी है, 10 रुपया पर यूनिट बिजली बनाने का श्रम है, बिजली की कीमत नहीं है। 10 रुपया पर यूनिट कोयला और पानी को बिजली में बदलने का श्रम है, मानव श्रम है। तो 10 रुपया पर यूनिट का मानव श्रम है, 10 रुपया पर यूनिट का बिजली नहीं है। ये बात पहुंच गया है ना? तो बिल्कुल वैसे ही हमारी क्लैरिटी बनी कि 100 रुपया पर लीटर का पेट्रोल नहीं है। 100 रुपया पर लीटर पेट्रोल को साफ करके हमारे घर तक पहुंचाने में जितने लोग लगे हैं वो मानव श्रम है। तो फाइनली जिसको हम किसी चीज को खरीदना बोल रहे हैं, वो हम क्या खरीद रहे हैं? वस्तु खरीद रहे हैं कि मानव श्रम खरीद रहे हैं? खरीदने से ज्यादा अच्छा शब्द, इंग्लिश का शब्द ज्यादा अच्छा है कि वो एक्सचेंज करते हैं। भाई आप कंप्यूटर बनाते हो, मैं कैमरा बनाता हूं, मेरे को कैमरा मिल जाता है, आपको कंप्यूटर मिल जाता है, हम एक्सचेंज कर लेते हैं। तो पैसा एक्सचेंज का माध्यम है। पैसा एक्सचेंज करने का माध्यम है। मैं दिल्ली जा रहा हूं तो मैं 6 कंप्यूटर कमर पे रख के ले जा रहा हूं और टीटी को 1 कंप्यूटर दे देता हूं, तो वो थोड़ा मुश्किल काम है, तो अपन उसको पैसे में कन्वर्ट कर लिए। और आगे चलते हैं। अपन एक कार खरीदते हैं, मान लीजिए 25 लाख की। अब इससे सस्ती भी क्या खरीदें? स्टेटस भी कोई चीज है। अब 25 लाख की गाड़ी में जो लोहा, एल्युमिनियम, रबर लगा है, उसके लिए हमने कितना पैसा दिया है? कुछ नहीं। तो एक कार का वजन कितना होता होगा? 1000 किलो, 1 टन के आसपास होती है। हाँ, गाय 300 किलो की होती है। अपने पास गाय है तो अपने गाय का पता है। तो 1 क्विंटल से 1 टन से लेके 2 टन मान लो, छोटी बड़ी। तो 1 टन लोहा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर आ गया। लोहा कार की शेप में, उसका हमने कुछ भी पे नहीं किया। तो 25 लाख किसकी जेब में गया? तो जमीन से लोहा निकाल के उसको साफ करके कार की शेप देने में जितने लोग लगे हैं, तो बेसिकली मानव श्रम है। तो 25 लाख एक कार बनाने में लगा मानव श्रम है, कार की कीमत नहीं है। कार फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्या एग्जांपल लें? हमने एक शर्ट खरीदी 1000 की। 1000 की शर्ट खरीदी, तो 1000 की शर्ट खरीदने में तो 1000 किसकी जेब में चला गया? उस खेत में क्या गया जिसमें हमने, है ना?
तो बेसिकली ना तो बीज हमने बनाया, एक भी बीज मानव ने नहीं बनाया। जो बीज है वो नेचर में है, नेचर में बना है। हमने केवल बीज मल्टीप्लाई किए हैं, और बीज मल्टीप्लाई करने में, बीज का पौधा बनने में और फल बनने में मानव का श्रम ज़्यादा है कि नेचर का श्रम ज़्यादा है? नेचर का श्रम ज़्यादा है। तो इससे हमारा ध्यान चला गया कि हमने उस जमीन, उस बीज के लिए, उस जमीन के श्रम के लिए, उस नेचर के श्रम के लिए कुछ भी पे नहीं किया है। मानव ने उसको ऑर्गेनाइज करने में जो थोड़ा श्रम किया है उसके लिए हमने पैसा दिया है। तो शर्ट का जो मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा सोच सकते। तो अब हमने जिंदगी में क्या खरीदा? श्रम ही खरीदा। वस्तु खरीदी? वस्तु खरीदी कि केवल श्रम खरीदा? वस्तु फ्री ऑफ कॉस्ट है। वस्तु नहीं खरीदी आपने केवल श्रम खरीदा। वस्तु फ्री ऑफ कॉस्ट है, श्रम के साथ वस्तु फ्री है। तो आज तक आपने क्या खरीदा? कोई वस्तु खरीदी? वस्तु नहीं खरीदी, सारी वस्तु फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो पहले जो हमारा खरीदने का सेंस था, खरीदने के पीछे जो भाव था, और अभी खरीदने के पीछे जो भाव है, दोनों में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या पड़ेगा? माइक। मेरे मत से पहले जब मैं वस्तु खरीदता था तो वस्तु को मैं प्रायोरिटी रखता था, तो उसको फोकस करता था। अब मैं जब वस्तु खरीदूंगा तो वस्तु के पीछे लगे लोग, इतना श्रम, मानवों को प्रायोरिटी में रखूंगा। मैं मानव के साथ डील कर रहा हूँ, वस्तु के साथ नहीं। वस्तु के साथ डीलिंग करते वक्त भी और कुछ नहीं। हाँ जी, माइक। तो खरीदने का जो हमारा सेंस पहले था, खरीदने के साथ जो नोशन पहले हमारे साथ में आते थे, और अभी जो हमारी क्लैरिटी बनी है, उससे दोनों में क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जी बोलिए, माइक किसके पास? हम नेचर के बारे में भी सोचेंगे, हाँ, कि हमको ये चीज वहां से मिली है और अल्टीमेटली। हम दे कुछ नहीं सकते, तो भाव में कुछ बदलेगा नहीं बदलेगा? क्या बदलेगा इससे? और दे तो कुछ नहीं सकते भाई, नेचर को आप क्या दे सकते हो? अब जितनी जरूरत होगी उतना ही हम लेंगे, ऐसा भाव ऐसा एक भाव आएगा। आएगा। और क्या आएगा? और कुछ आएगा? और क्या नहीं आएगा जो पहले आता था? क्या नहीं आएगा जो पहले आता था? बिजली का उपयोग करते हैं तो हमें अब ऐसा लगता है कि उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। जितनी जरूरत है उतनी ही बिजली का उपयोग करना चाहिए। जो भी चीज कुदरत से मिलती है उसका उतना ही उपयोग करना चाहिए जितनी हमारी जरूरत, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। दूसरों के लिए भी पहले जितनी ज्यादा वस्तु उतना हम अमीर समझ रहे थे, अभी लग रहा है कि ज्यादा गरीब है, ज्यादा फ्री में चीज ली है हमने। बहुत बढ़िया। देखिए ये एंगल इन्होंने बहुत बढ़िया दिया है। अभी हम जिसके पास ज्यादा वस्तुएं हैं उसको उतना अमीर मानते हैं। अब समझ में आएगा कि जो ज्यादा वस्तुओं का सदुपयोग कर रहा है वो बढ़िया आदमी है। तो बड़ा आदमी बनना है कि बढ़िया आदमी बनना है? और बड़ा है कि वो संग्रही है ना? तो बड़े की डेफिनेशन बदल जाएगी। और कुछ बदलेगा? और कुछ बदलेगा? माइक, हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी, ठीक से माइक पास। मुझे जब लगता है कि मैं कोई वस्तु को खरीद सकती हूँ तब उसके यूसेज पे मेरा अधिकार होता है, तो उसका वेस्टेज करना मेरे को लगता है कि मेरे अधिकार में है, क्योंकि मैंने इसके लिए पे किया है। जबकि मैंने उसके लिए कुछ भी पे नहीं किया है तो उसका दुरुपयोग करना इज नॉट माई राइट। माइक। हेलो। जैसे पानी का कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। अपने घर पे नल लग जाता है तो पानी के लिए हम कोई पैसा नहीं चुकाते हैं।
तो उसकी कीमत भी नहीं है, वेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है इसके अनुसंधान में। हम्म। आज तक मुझे लगता है गवर्नमेंट का ध्यान नहीं गया कि इस पर भी टैक्स लगाना चाहिए। नहीं, इसका मतलब है कि टैक्स लगाने का मतलब है कि हम आदमी को भय से नियंत्रित करना चाहते हैं। किसी चीज को महंगी करने का मतलब है कि हम आदमी को भयभीत करना चाहते हैं कि देखो तुम्हारी जेब से पैसा निकलेगा। तो आदमी भय से नियंत्रित हो तो वस्तु बच गई, व्यक्ति चला गया। हमको व्यक्ति को बढ़ाना है, व्यक्ति को इवॉल्व करना है। यदि मानव को हर जगह में इवॉल्व होना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर सोचने का तरीका अलग होगा। उसका एक ऑल्टरनेट ये भी आया था बीच में कि हर घर में मीटर लगेगा। ओहो, मीटर लगाओ, कुछ भी करो, तो फाइनली आप आदमी को ये बोल रहे हो कि तुम्हारी जेब से पैसा खींचा जाएगा। ओके ओके, है ना? हाँ, तो मेरी जेब से पैसा खींचा जाएगा इसलिए मैं कम यूज करूं, बस मेंटली। या मैं सूत्र है, संबंध है तो शोषण नहीं, शोषण है तो संबंध नहीं। तो पानी के साथ मेरा संबंध, नेचर के साथ मेरा संबंध, वो क्लैरिटी मुझको आ जाए तो मैं उतना ही इस्तेमाल करूंगा जितनी मेरी जरूरत होगी। हाँ, तो सभी शिविर कर लेंगे, सब समझ जाएंगे, तभी ऐसा होगा। तब तक तो वेस्ट ही होगा। तब तक क्या करें? तब तक टैक्स लगा दें। आप सरकार में जाने लायक हो। मैं शेयरिंग करना चाहूंगा सर जी। कहाँ हो आप? जो ध्यान जा रहा है फायदे की तरफ, हाँ, जो नेचर का मल्टीप्लाई गिविंग का एटीट्यूड है कि किसान 100 दाना देता है, जमीन में बोता है तो 1000 दाना उग के वापस किसान को मिलता है। तो अभी जो नेचर होगा परचेजिंग का, तो उस टाइप का पहले ऐसा होगा कि भाई नेचर को क्या दे रहा हूं मैं। और सब चीज मल्टीप्लाई नहीं हो रही है ना। जमीन के अंदर जो एल्यूमिनियम है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, जो लोहा है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कोयला मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो कुछ ही चीजें हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं और अधिकांश चीजें हैं जो मल्टीप्लाई नहीं हो रही हैं। एक बार कोयला जमीन से निकाल लिया, गोल्ड निकाल लिया, उसके बाद दोबारा नहीं बन रहा है। हाँ जी। आज तक हम जिसे हमारी प्रॉपर्टी समझ रहे थे, हाँ। वो अल्टीमेटली कुदरत की है। हाँ, ये आया, धीरे धीरे आ रहा है। जिसको हम हमारी प्रॉपर्टी समझ रहे थे वो कुदरत की है। गुड, बढ़िया, ये भी अच्छा सोचा है। और सोचने की मशीन काम कर रही है, देखो है। हाँ जी, माइक पीछे। हाँ भैया, ये जो अपने को शरीर प्राप्त हुआ है, ये भी कहाँ हो आप? इधर। हाँ भैया, ये भी जो अपने को शरीर प्राप्त हुआ है वो भी प्रकृति के द्वारा हुआ है। और अगर और गहराई में जाएं तो ये जो सॉफ्टवेयर भी मिला है वो भी प्रकृति के द्वारा मिला है। अपना कुछ भी नहीं है, वो सॉफ्टवेयर भी गिफ्ट में मिला हुआ। गया काम से। अब अहंकार का क्या होगा वो सोचना नहीं पड़ेगा। भैया, अगर उसको गहराई में जाएंगे तो कोई भी जो एक इकाई है तो उसके लिए चलाने के लिए अहंकार में कि भी अगर अपन देखेंगे तो वो भी एक ना कहीं गिफ्ट में है। लेकिन अगर उसको वॉचफुल रहेंगे, थामे रहने के लिए, वो अहंकार भी प्रकृति के द्वारा एक गिफ्ट रूप में है, अगर उसको सही नजरिए से देखते हैं तो। हाँ जी, और क्या? हाँ जी। क्वेरी है। तो इवन अगर मैं मानता हूँ कि मेरे को जो कार मिली है वो नेचुरल है, नेचर की देन है, और मैंने जो पे किया है उसको उस कार में कन्वर्ट होने के लिए पे किया है, उस लोहे को या जो भी है, तो क्या हमने सिर्फ कार को लेकर के ही नेचर का नुकसान किया है? क्योंकि कार जब चल रही है, जिस पेट्रोल को भी हमने नेचर से लिया और वो कन्वर्ट होके जो भी पॉल्यूशन आ रहा है तो वो हमने वापस दिया, तो वो फिर वो डबल नुकसान किया, डबल नुकसान किया, है ना। और दूसरा चीज, कार सिर्फ लोहे और एल्यूमिनियम से नहीं बनता, उसमें केमिकल्स बहुत, स्प्रे वगैरह, वो फिर बहुत सारा नुकसान, बहुत सारा हो गया। ठीक, तो वापस जाओगे नोएडा? नहीं। हाँ, सवाल सही है। कहीं तो पता चले गंगोत्री रह गए। और मेरी वाइफ बोलेगी तू बाबा बन गया लग रहा है गंगोत्री में। वाइफ बोलेगी पहली बार पति बन के आए। हाँ जी, कहाँ पहुंचे?
क्या निकला इस चर्चा से, क्या निकला? अभी कई लोग हैं जो हमसे कह रहे हैं कि जमीन ले लो। अभी स्थिति ये हो गई है, पिछले 1 साल में गुजरात में इतनी सारी जमीनें उपलब्ध हैं। आज काकड़ी जी कह रहे थे मेरे पास भी नागपुर में 10 एकड़ है, वो ले लो, है ना। अब जमीनें ज्यादा हैं, आदमी है नहीं। और मेरे पास अपनी 16 एकड़ है, वो नहीं संभल रही। तो धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि साधन से काम नहीं हो रहा है, काम आदमी से हो रहा है। सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, स्कूल, तमाम ऑर्गेनाइजेशन, उनमें झंझट है तो आदमी के कारण है कि साधन की कमी के कारण है? सब जगह या तो आदमी है नहीं या जो है वो लड़ रहे हैं। सारे ट्रस्ट के झगड़े, है ना, सब जगह एक ही प्रॉब्लम है। और दूर क्यों जाएं, अपने घर का ही हाल देख लो। तो इससे ये समझ में आया कि अब तक हमको लगता था कि साधन होने से काम हो जाएगा, अभी समझ में आया कि साधन बहुत छोटी रिक्वायरमेंट है और आदमी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो पहली बार आदमी को उसकी जगह मिल रही है। चलिए मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं। एक बढ़िया एग्जांपल पहले वो देता हूं, मेरे नाम याद नहीं रहता उस व्यक्ति का। मैंने पुणे में एक शिविर किया था, एमबी वैली में। उस आदमी की कहानी मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। तो उसका नाम मोबाइल में कहीं होगा। पुणे में आईटी पार्क्स में अधिकांश आईटी पार्क्स उनके हैं। तो वो व्यक्ति किसी अनाथालय में पला, और जब अनाथालय में थे तो वो शादियों में काम करने के लिए उन लोगों को लेके जाते थे, तो खाना और कुछ पैसे मिल जाते थे। जब शादियों में जाते थे तो नेचुरल है कि खाने की बर्बादी, बड़ी शादियों में, महंगी शादियों में वो सब होता ही है। तो उसको लगता था कि यार हमको खाने नहीं मिलता है और यहाँ खाने की इतनी बर्बादी होती है। तो इस घटना से उस व्यक्ति के मन में महंगी शादियों के प्रति रिएक्शन पैदा हुआ, और उसके मन में आया कि मैं बड़े होके कुछ ना कुछ करूंगा। तो जब फाइनली वो बीएससी वगैरह में पहुंचे तो उन्होंने एक टोली बनाई, और जहां भी खर्चीली शादियां होती थी उनके सामने टेंट लगा के विरोध करते थे। अब जिसके यहाँ शादी हो उसके यहाँ टेंट लगा के 20 लोग बैठ जाएं तो वैसे ही मूड खराब होगा। तो कुछ लोग झगड़ा करते थे, कहीं ये झगड़ा करते थे, कहीं कुछ लोग मान लेते थे, वगैरह वगैरह चलता रहता था। एक बार कोई बहुत महंगी शादी हो रही थी, तो वहाँ लोग अपना धरना वरना दे रहे थे। तो जिसके यहाँ शादी हो रही थी उसने उसको ससम्मान अंदर बुलाया, सबको बढ़िया अपने ड्राइंग रूम में बिठाया, बढ़िया सबको खिलाना पिलाना किया, बहुत सम्मान से बात किया, और फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वो गरीबी से उठा, कैसे उसने गरीबी देखी, कैसे उसके परिवार ने स्ट्रगल किया, और कैसे उसने फिर पैसा कमाया, और आज उसकी इकलौती बेटी है। बोले मैंने इतने दुख देखे हैं, आज मेरी बेटी की शादी है, मैं उसमें खर्च नहीं करूं तो इसमें तुमको क्या दिक्कत है? मैंने मेहनत करके कमाया ना, तुम्हारी बेटी होती तुम क्या करते? बोले इसका जवाब मेरे पास नहीं था, और उस दिन के बाद मैंने विरोध बंद कर दिया। क्योंकि मैंने ये माना कि जिसने जैसा पैसा कमाया है वो अपने पैसे को आग में लगा दे। जैसे कोई हमसे कहे कि यार तुम बहुत लाइट जला रहे हो, तो हम बोल सकते हैं यार हम बिल दे रहे हैं, तुमको क्या प्रॉब्लम है? मैं बाइक लेके घूम रहा हूँ, कार लेके घूम रहा हूँ जबरदस्ती, कोई कहे यार फालतू पेट्रोल खर्च कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा यार मैं पेट्रोल खरीदा हूँ, तुमको क्या प्रॉब्लम है? और सामने वाला भी सोचेगा कि हाँ बात तो ठीक है यार, पेट्रोल खरीदा तो फिर जो मर्जी करे। तो फाइनली बोले इस चर्चा के बाद मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं गलत नहीं था। बेशक पैसा तुम्हारा है, पर तुमको दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो सारा कुछ संसाधन तो नेचर का है। लेकिन उसके इमोशन के बहाव में मैं बह गया। और यह भी ठीक है कि उस विरोध करना भी कोई मुद्दा नहीं है, यदि उसको समझ में आएगा तो वो भी ठीक से चलेगा ही। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा
कि खरीदने के साथ दो चीजें आती हैं कि उसको मिसयूज करने का अधिकार आता है और उसके साथ एक पॉजेसिविटी आती है कि मेरा है और दुरुपयोग करने का अधिकार मुझको है। इसमें दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हम अपनी बेटी का या बेटे का एडमिशन कराने किसी दूसरे शहर में गए हैं और किसी दोस्त के यहाँ 4 दिन घर में रहते हैं। जब दोस्त के यहाँ 4 दिन घर में रहते हैं तो उसके यहाँ किराया तो देते नहीं है और खाने का पैसा भी नहीं देते हैं, तो क्या करते हैं? तो जब जाते हैं कुछ फल वल लेके जाते हैं, ऐसे में मिनिमम करते हैं कि कुछ फल वल लेके जाते हैं। फिर उसके घर में रहते हैं तो कैसे यूज करते हैं उस घर का सामान, या उसके घर में कैसे रहते हैं? अपने घर से भी ज्यादा संभल के रहते हैं। हमारी वजह से उसको कोई दिक्कत ना हो, उसके किसी सामान का दुरुपयोग ना हो, हमारी वजह से कोई भी नेगेटिविटी मत बने, ऐसा हम पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम लौटा कुछ नहीं सकते। जब हम लौटा कुछ नहीं सकते तो हम ऐसी कोई स्थिति नहीं बनने देना चाहते हैं कि सामने वाले को खराब लगे, बुरा लगे, किसी साधन का दुरुपयोग हो, हमारी वजह से उसको कोई दिक्कत हो। तो हम कैसे रहें इस संसार में? लौटा तो कुछ सकते नहीं, तो हम इस संसार में कैसे रहें? मेहमान की तरह, है ना, मेहमान की तरह। और बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे आने के पहले जब दो लोग शादी कर रहे होते तो क्या बोलते हैं? अभी हम शादी के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं। भाई फाइनेंशियली स्टेबल में ऐसा क्या हो जाएगा? सामने वाली इतना बड़ा पेट लेके थोड़ी आएगी, इसको भरना तुमको मुश्किल हो। बहुत मुश्किल है समझना चीजों को। भाई सामने एक लड़की से आपकी शादी होती है, घर में 5 लोग पहले से होते हैं, छठा और आ जाएगा, वो और खाने लगेगा, इसमें क्या फाइनेंस की बात है? उतना तो ऐसे ही रोज का बचता है, तो इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की क्या बात है? कौन कौन सा खर्चा है? कौन कौन से खर्चे होते हैं? मनोरंजन का बड़ा खर्च। और मनोरंजन क्या है? मानसिक बेरोजगारी का नाम मनोरंजन है। चिल कर। तो एक माँ बाप अपने बच्चों के आने के पहले पूरी तैयारी करके रखते हैं कि उनको कोई कमी ना पड़े। अपनी हैसियत से कम उपलब्ध कराते हैं कि ज्यादा उपलब्ध कराते हैं? ज्यादा उपलब्ध कराते हैं। अब देखो कितना आश्चर्यजनक है, मतलब अपन सोचें तो फिर आश्चर्य लगता है। क्या हम एक नींबू फैक्ट्री में बना सकते हैं? एक गेहूं का दाना, एक लोहे का एटम, एक पानी की बूंद। नेचर का बच्चा, मानव के रूप में नेचर का बच्चा आने वाला है, तो नेचर ने कितनी तैयारी किया है? आम की 2200 वैरायटी, 2200 वैरायटी एक प्रजाति की आम की, इतनी वैरायटी। और फिर अनाज कितनी वैरायटी के, और फल कितनी वैरायटी के, और औषधीय पौधे और इमारती पौधे और जंगली लकड़ी, और है ना कितना बड़ा फैलाव, और टेम्परेचर इसका कितना रहे, और है ना। तो ये अद्भुत लगता है कि कैसे नेचर को पता होगा कि इस आदमी को आलू भी लगेगा, बटाटा। कैसे उसको पता चला हुआ इसको दाल भी लगेगी, है ना, इसको इतने सारे फ्रूट्स भी लगेंगे। और उसके आने के पहले वो तैयारी कर ले। और उस तैयारी में कितने साल लगे होंगे? कितने साल लगे होंगे? लाखों साल। तो लाखों साल की तैयारी हुई तो इस धरती के गर्भ से, है ना, इस सृष्टि के गर्भ से मानव रूपी बच्चा पैदा हुआ। ये तो बच्चा अपनी मां के साथ कैसे रहे? कि मां कोई बेच के खा जाए? बोलो। हाँ जी।
माइक। ये वही बात हुई जैसे कि हम कह रहे थे पेट्रोल के लिए हम पे करते हैं तो हमारा राइट हो जाता है कि हम कितने भी गाड़ी चलाएं। तो हम मुझे लगता है शायद हमारी सोच यही होती है कि बच्चा हमने पैदा किया है तो हमें उसके लिए पूरा करके रखना है। हम नेचर के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं कि हमको नेचर को भी संभालना है, कि हम कल को उसको जीना है। हम तो कुछ साल हैं, उसका जीवन और है हमारे बाद। तो हम रहते रहते जो खत्म कर देंगे तो वो उसके लिए क्या बचेगा फिर। हम तो यही कर रहे हैं। जीडीपी का मतलब ही है। हाँ, जीडीपी का मतलब ही है कि धरती का सारा मटेरियल निकाल के उसका प्रोडक्शन कर दो तो जीडीपी मैक्सिमम हो जाएगा। और माँ बाप की सेवा करते हैं तो वो जीडीपी नहीं उठती है, तो उसको वृद्धाश्रम में डालने से जीडीपी बढ़ता है। हैं? हाँ, मुद्दे ठीक से। मैं एक शर्ट खरीद के लाता हूं और एक शर्ट मेरे को तो जो ज़्यादा भाव आएगा, मेरे गुरु ने कोई गिफ्ट दिया है, मेरे को उसमें ज़्यादा भाव आएगा, आपको कहीं और आ सकता है। जहां आपका ज़्यादा भाव आए ऐसा सोच लेना कि आपको कोई एक शर्ट आपके फ्रेंड ने, गर्लफ्रेंड ने, बॉयफ्रेंड ने, गुरु ने, दोस्त ने गिफ्ट किया है। एक शर्ट मैं खरीद के लाया हूं, दोनों में क्या फर्क होता है ना? उसको पहनता हूं तो उसके भाव उसके साथ जुड़े होते हैं। तो अभी यदि मैं पूरा भौतिक संसार को यूज करता हूं और मेरा वो भाव जग जाएगा मदर अर्थ जैसा, माँ जैसा, और उससे वो गिफ्ट मुझको मिला है, तो मेरा वस्तुओं के साथ भाव कैसा होगा? अभी तो आदमी को देख के भाव नहीं आ रहा है ना? फिर हर वस्तु भी भावपूर्ण हो जाएगी, हर वस्तु भी भावपूर्ण हो जाएगी। तो इस पूरी चर्चा से अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि हम किस तरह की मानसिकता के साथ जी रहे हैं और सही अर्थों में मानसिकता का स्वरूप क्या होगा। लिख डालिए क्या समझ में आया। इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया? कहाँ खड़े हैं, कहाँ होने की जरूरत है, क्या गैप्स हैं, और उन गैप्स में क्या बेरुखी हमने पाई है, क्या रूखापन हमने पाया है। जो मेरी माँ, जो कुदरत है, नेचर है, उसने मुझे दिया है और वो एज अ गिफ्ट दिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने माँ का बाद में दिया। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी। तो उसको उसका सदुपयोग हो ना कि दुरुपयोग हो, वो ध्यान रखना है अभी से। दूसरी चीज, मेरी माँ ने मुझे दिया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी माँ का ख्याल मैं रखूं, उसका जतन करूं, उसका पोषण करूं, ना कि उसका नुकसान करूं। और तीसरी चीज, जो धुआं वापस चला गया, मैं समझता था कि भाई सुख, अभी समझ गया कि भाई मानव को मिला है विचार और भाव, तो उससे मिला समाधान और उससे मेरे को सुख मिलेगा। तो मैं अभी तक वही प्रैक्टिस कर रहा था कि भाई चलो भौतिक चीजें छोड़कर अभी इस लाइन में कैसे सुख ढूंढे, लेकिन वो भी एक हवा हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी मदर जो नेचर है, उसने पहले से ही सब कुछ मेरे सुख के लिए रेडी करके दे दिया है। गुड। हाँ जी, और कोई शेयरिंग? दूसरा माइक कहाँ गया? माइक देखो किसके पास, ये देखो। हाँ जी, बोल बेटा बोल, मानसी बोल। मतलब use minimum and useful only useful things. रोई क्यों? इनके बारे में उसको अफसोस हो रहा है कि आज तक मैं जो प्रकृति के साथ जी और जो साधनों का उपयोग किया, तो मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही है। मैं मेरी माँ के साथ कैसा व्यवहार किया। शानदार। मैं आज से बोलती हूँ कि जो जीवन में उपयोगी नहीं है, सोना, हीरा और चांदी, तो मैं कभी नहीं लूंगी। देखो,
किसी को इस चर्चा पे आंसू आ जाएं, ये उसके मानवीयता के नजदीक होने की पहचान। अपनी गलती पे गिल्ट फीलिंग भी ना हो तो कैसे चलेगा? गिल्ट का मतलब है वो एहसास होना कि यार नहीं, ये तो गड़बड़ तो हुआ है ना। और ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना कि हम ऋणी होके मरना चाहेंगे या हम उपयोगी होके इस संसार से जाना चाहेंगे। हम या तो ऋण मुक्त होके जाना चाहेंगे। तो अभी जैसा जी रहे हैं वो तो ऋणी होके ही जीना चाहेंगे। ठीक है, हम कितना दे सकते हैं, कितना उपयोगी हो सकते हैं या कितना ऋण मुक्त हो सकते हैं, परंपरा ने इन चीजों को एड्रेस किया है। वो पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण और धरती ऋण, और मेरे को नहीं पता, मेरे को चीजें याद नहीं रहती है ना, लेकिन उसने अपने तरीके से उसको कहने की कोशिश की है। अब देखो इसमें समझने लायक बात, सुरेश बेन, सरिता बेन, अब चीजों को नियंत्रित करने का एक तरीका यह है कि उस पर टैक्स बढ़ा दो। और टैक्स बढ़ाने में भी जिनके पास पैसा है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें भी गरीब ही मरता है ना। तो इसका मतलब है कि यदि टैक्स बढ़ा के बिजली बचा भी ली तो आदमी नहीं काम आया, आदमी को नहीं बचा पाए, आदमी को मतलब उसकी मानसिकता को नहीं बचा पाए। यदि समझपूर्वक उसको इवॉल्व होने के, हमारा हर कृत्य, हम जो भी कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, सब कुछ का निहित, सब कुछ का जो इनेट प्रयोजन है, जो पर्पस है, वो आदमी का इवॉल्व होना है। मैं पानी यूज करता हूं तो उसमें भी मैं इवॉल्व हो रहा हूं। तो मैं खाना खाने से लेके, सोने से लेके, प्रजनन से लेके, जो भी कुछ सोच रहा हूं, कर रहा हूं, सब कुछ मेरे इवोल्यूशन के अर्थ में है, तो जिंदगी सुखदायी है। और यदि कहीं भी दुरुपयोग ही दुख है, सदुपयोग ही सुख है, कहीं भी कुछ दुरुपयोग होता है, मेरी मानसिक शक्तियां दुरुपयोग होती हैं, मेरी शारीरिक शक्तियां दुरुपयोग होती है, साधन का दुरुपयोग होता है, इसी का नाम दुख है ना। तो मनोरंजन के नाम पे, सुख की तलाश के नाम पे हम दुख इकट्ठा करते हैं। उस समय अच्छा लगता है, अच्छा लगना और अच्छा होना दो अलग अलग बातें हैं। और जो अभी अच्छा लगता है वो कल अच्छा नहीं लगेगा। कितना भी घूमने जाओ, 4 दिन बाद छोड़ो और घर चलो, हो गया, कुछ भी कर लो, आप कहीं भी चले जाओ। इसका मतलब है कि फाइनली घर कोई बड़ी चीज है ना, जहां इतने साल रहते हैं फिर भी बोर नहीं होते। आप कल्पना करो ना, घर क्या चीज है। आप कहीं भी चले जाओ, 5 दिन में, 10 दिन में लगता है आप छोड़ो और भागो, घर चलो। और घर में रह के ऐसा बोर नहीं हो रहे हैं। रोज वही रोटी खाते हैं, बोर नहीं हो रहे हैं। नया डिश खाते हैं, फिर वापस रोटी पे आ जाते हैं। इसका मतलब है कि जो सही है, निरंतरता उसी की है, आवेश की निरंतरता नहीं है। एक लड़का था इंजीनियरिंग कॉलेज के समय में, हॉस्टल में रहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो दाल उठपटांग मिलती है, मतलब खाना उठपटांग रहता ही है, उसमें दाल में दाल ढूंढना पड़ता है, पानी पानी, डुबकी मारो तो एक आध दाना सर पे आएगा। तो सर क्या जिंदगी, सब बेकार। सर शिविर में आते थे तो बहुत इमोशनल हो जाते थे और थोड़ा प्यार भी मिलता था, बात भी मिलती थी, खाना भी ठीक ही था। सर कॉलेज यहीं लगवा दो। तो फिर वो उसका चला गया, वो पुणे में एक बिट्स पिलानी का नेवल कॉलेज है, वहाँ चला गया। फिर वहाँ से एक दिन बोर किया, यहाँ बोलता था सर शाही पनीर मिल जाता ना तो लगता है जिंदगी मिल जाती। और वो महंगा कॉलेज था। सर पनीर खा खा के ना बोर हो गए हैं, हॉस्टल की दाल ही याद आती है। तो कुछ ही कर लो भैया, जो नॉर्मल है वही चलता है, जो रोज चलता है वही चलता है। तो इससे हमारा एक मानसिकता और हमारा ध्यान ठीक से चला जाए कि सरल होना, सामान्य होना, सहज होना, आम होना ही जिंदगी है। विशेष होना, अलग दिखना, है ना, ये सब बोझ है, ये सब आवेश है, ये परेशान करता है। विशेष दिखना, अलग दिखना, स्पेशल दिखना, है ना, ये सब अपने भीतर के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक्सप्रेशन है, अपने भीतर की मानसिक गरीबी का एक्सप्रेशन है। खुशी तो तब है जब मैं अकेला भी उतना ही खुश रहूं, सबके बीच है तो भी उतना ही खुश रहूं। तो मेरी खुशी पे निर्भर भी नहीं है, मेरी खुशी किसी की मोहताज भी नहीं।
तो उधार की जिंदगी से नहीं चलेगा। जिंदगी अपनी हो, हमेशा साथ हो, शरीर हो तो भी साथ हो, शरीर ना हो तो भी साथ हो। बढ़िया। सर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो मुद्दा मतलब बात संयोग के बारे में मुझे पूछना था, अभी वो हुआ। ये जो बात आपने रखी, एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के साथ बात करके उसको एस्टैब्लिश करने में आपको 3 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इतना कॉमन है, इतना सरल है, फिर भी इतने वक्त तक मैं सिर्फ अपनी को मुझे 40 साल लगे। तो ये चूक जाना इतना लंबे दौर तक ऐसा क्यों हुआ, पहली बात। और मतलब ये इतनी सरल है, इतने देखना बहुत आसान, जिसमें आपको 2 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगता। हम कहीं भी ये बात रखेंगे तो किसी भी अभी तक जितनी सबसे बड़ा कंसेप्ट में से ये कंसेप्ट आया, ऐसा कह सकते हैं, अभी तक जितने आए उसमें बहुत आसान और सबसे कम वक्त ये लगा। इवन यहाँ पर से कोई भी व्यक्ति किसी को भी ये कहना चाहे तो बहुत आसानी से कह सकता है और वो एस्टैब्लिश हो सकता है। इतना बड़ा तर्क भी नहीं लगता है इसमें, फिर भी चूक गए पहला चीज। अब मुझे ये सडनली रियलाइज हुआ आज, उसके संयोग देखिए। विनू भाई का मुझे एक आधे घंटे का एक्सपीरियंस था 10 साल पहले का। विनू भाई को आप जानते हैं, डेंजरस ही रहा होगा। उस आधे घंटे के बाद मैंने ये तय किया था, हाथ जोड़ ले, इधर रास्ते चले सर, मैं उधर रास्ते चलूंगा। प्रूफ ये थे, ये लोजी भाई के पार्टनर भी आने वाले थे, हम 3 आने वाले थे, तो उसका पार्टनर का कैंसिल हुआ। फिर ये मैं अकेला आ रहा हूँ और विनू भाई बोल रहे। मैंने बोला आप आ रहे हो ना, पक्का है ना, क्योंकि अगर आप नहीं आओ तो मैं ट्रेन में से उतर जाऊंगा, मैं विनू भाई के साथ नहीं जाऊंगा। नहीं, वीणु भाई जो है सुखद भय है। मेरा सवाल ये है सर, मेरा सवाल ये है कि इस जगह पर मैं अभी बैठा हूं और ये बात मुझे मिल रही है, इसे संयोग कह सकते हैं। संयोग के पीछे का नियम क्या हो सकता है, ये क्यों घटा? इजाजत दे तो फर्स्ट पहले सवाल का जवाब दूं सर। हाँ आप ही दो। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो मेन बात ये थी, मैं अपना जो एनालिसिस किया पास्ट का, कुछ चीजें ऐसी थी जो देख के ही सिर्फ मान ली थी और कुछ चीजें बिना जाने मान ली थी, इसलिए ये समझ में ही नहीं आया अब तक। ऐसा नहीं, ये जो है छठे दिन समझ में आएगा। नहीं, वैसे मैं ईमानदारी से सभी को बता दूं, अभी शिविर के हम 3रे दिन में हैं, लेकिन 3रे दिन में अच्छा परफॉर्मेंस है, शिविर बढ़िया चल रहा है। पूरा बर्ड व्यू आने के लिए 8-8 दिन का 3 कैप्सूल की जरूरत पड़ती है, पूरा बर्ड व्यू आने के लिए, क्योंकि भाषा की, शब्द की एक सीमा है। तो जिस गहराई को आप पाना चाहते हो, जिस गहराई तक आप पहुंचना चाहते हो, उस गहराई, बल्कि वो यदि बहुत प्रिसाइजली कहूं, जिस गहराई को आप छूना चाहते हो, वो 3rd शिविर में वहां से ओपनिंग होती है ना। तो इसका मतलब है कि जब चीजें, मतलब जो अस्तित्व तो सरल है, सहज है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, लेकिन अपनी चेतना को उस लेवल पे लेके जा पाना जहां वो अस्तित्व के साथ जुड़ जाए, तदाकार हो जाए, उसके साथ एक हो जाए, उस लेवल से जुड़ के वो जो कोर पकड़ में आता है, फिर वो धारा ऐसे बहती है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो फ्रूट पे बात कर रहे हैं। रूट पकड़ में किसी को आई है तो फ्रूट आ गया है, तो धीरे धीरे हमको रूट तक जाना होगा, तो पता चलेगा कि ये इतना सरल और सहज फिर कैसे निकलता है और कितने डायमेंशन में कैसे फैलता है। शिविर मात्र एक संकलन है जिसमें कि एक नई ऑडियंस के साथ में उसको ये कन्वे हो जाए कि ये जिंदगी को ऐसे समझा जा सकता है ना। जैसे मैंने शुरू में शेयर किया था कि भोग विधि, साधना विधि, अध्ययन विधि, अब ये कितना सरल आसान है। अब किसी को कितना ही बोलो लाइट मिसयूज मत करो, फैन मिसयूज मत करो, और घर की
अपना रूम ठीक रखो और ये ठीक रखो, और कह कह के कहने वाले भी थक गए, सुनने वाले भी थक गए, है ना, और संबंध और खराब हो गया, कमरा वहीं का वहीं। क्या जरूरत है ये सब कहने की? संबंध है तो शोषण नहीं, शोषण है तो संबंध नहीं। एक बार आदमी संबंध महसूस कर ले उस चीज के साथ में, खुद ही उसका पोषण करेगा। इसका मतलब है कि यदि कोई गलती करता है तो हम उसको संबंध कन्वे नहीं कर पाए, हम उसके साथ मानव के साथ, मानव का नेचर के साथ जो संबंध है ही, वो संबंध हम कन्वे नहीं कर पाए। तो पूरी एजुकेशन में करने लायक काम एक ही है कि मानव के साथ, मानव का प्रकृति के साथ जो संबंध है ही, संबंध बनाना नहीं है, जो है ही, केवल उसको पहचान पाए, इस योग्य उसकी चेतना के स्तर को पहुंचा दिया जाए। इसलिए वो जीव चेतना में नहीं होता है ना, इसलिए कहा कि जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन, वो भाव की दुनिया है। और भाव कहां से आ रहा है, उसके कोर में जाना पड़ेगा। आखिर ये भाव आ कहां से रहा है इतना? ये आखिर शिविर में हमको क्या मिल जा रहा है? कोई वस्तु तो नहीं मिल रही है। इतना खर्चा करके, इतना सब कुछ करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और इनमें से 40 लोग तो हैं जो पहले सब कुछ जितना मैं बोल रहा हूं इनके सामने कई बार बोल चुका हूं, फिर भी क्यों इनको रुचि आती है ना? क्योंकि अपनी जिंदगी को बार बार सुनने में भी रुचि आती है। बढ़िया। विनू भाई के बारे में जो बात निकली तो मैंने आधी बात बोली, तो मुझे पूरी बोलनी चाहिए, वरना गलत मैसेज पहुंचेगा। विनू भाई मैं 10 साल आधे घंटे मिला था, उससे पहले कभी नहीं मिला था। उस आधे घंटे का डर इतना बैठा कि 10 साल बाद मिला, पर 10 साल बाद मैंने देखा वो विनू भाई है ही नहीं। हाँ, ये बड़ी बात है, वो अब वो नहीं है। और मैं कहाँ मिस कर गया, मैं एक घटना कहना चाहता हूँ, किस तरह से कृपा कभी रुक जाती है। मैं क्लासेस चलाता हूँ तो पेरेंटिंग के वगैरह हमारे सेशंस होते हैं, तो मैं वो ज़्यादा, हमारे यहाँ को कल्चर है एक पूरा ऐसा बनाया है, तो वो ज़्यादा होते हैं। तो मैं फेसबुक में वो लगता हूँ, मैंने पेरेंटिंग के बारे में जो सेशन लिए उसके फोटो वगैरह रखे। इन्होंने 10 साल पहला बिना जाने नीचे लिखा, ये सब बकवास है, ये सब लोगों का शोषण का ही काम है। ऐसा कुछ इससे ज्ञान नहीं होता, इससे पैसा बनता। हाँ, ऐसा कुछ। तो मैंने ये सोचा, तुम बना नहीं पा रहे हो तो मेरी जेलसी कर रहे हो, तुम भी बनाओ। और ऐसा नहीं है तो मुझे अपना काम कर दो ना, फेसबुक में लिखने की क्या जरूरत है। उस आधे घंटे के बाद खत्म। मैंने उनको ब्लॉक किया, अभी तक ब्लॉक है, अब जाके ओपन करूंगा। ये बहुत तथ्य बता रहा हूं मैं। अब समझिए, बात ये है, नहीं, अब शिविर के बाद जब फेसबुक खोलूंगा तो मैं उनको अनब्लॉक करूंगा। ऐसा मैं कृपा को, संयोग को इसलिए समझना चाहता हूं, तो उस वक्त भी यही नॉकिंग था, मैं समझ नहीं पाया। वो इस बात तक को मुझ तक पहुंचाना चाहते थे, मैंने बिना जाने समझे किस चीज ने रोक रखा। फिर ये जनक भाई ने बोला तो मैं आया उस दिन। वहां पर हमारे सूरत में 1 दिन का शिविर था, परिचय शिविर। तो मैं, वो यही नॉकिंग था। उनको अगर मैं बात करता ठीक से, ब्लॉक ना करता, पूछता, जानता, तो यहां तक 8 साल पहले पहुंचा होता। 2012 की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं अनब्लॉक कर दूंगा। अनब्लॉक वर्ड्स को समझिए, मैं अब अनब्लॉक कर दूंगा खुद को। नहीं, इतना साफ बोलने की नॉर्मली लोगों में हिम्मत नहीं होती। चलिए, बढ़िया। और कोई शेयरिंग? काकड़े जी की कलम को मैंने पहली बार उठते हुए देखा। शायद पहली बार कुछ लिखा है। वो बात ठीक है। ये बहुत अच्छे स्पीकर। दोबारा नहीं गया मैं। हाँ? दंगे करवाने हो तो इनको बुलवा लो, आधा घंटे में दंगे करवा देते हैं। कभी भी, कभी उसमें कोई चिंता नहीं। मेरा एक भाषण और बड़ा दंगा हो जाएगा। मैं धार्मिकता भी नहीं करूंगा, धार्मिक नहीं, जाति नहीं, दंगा करा दूंगा। नेचर की किसी भी वस्तु पर हमारा स्वामित्व नहीं है,
वहाँ कुदरत का हमारे जीवन उन्नत बनाने के लिए दिया हुआ अमूल्य उपहार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काकड़े जी। तो ये बात मैं बोलना चाहता था, आपने बोल दिया। तो प्राकृतिक संसाधन अमूल्य है। जैसे पुरानी इसीलिए फिल्में नहीं बोलता मैं कि मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हो, तो मैं शांत रहता हूँ हर वक्त। पुरानी फिल्में थी ना, अब नाम तो मेरे नहीं याद रहते हैं, जिसमें वो दासों को शिप में भर भर के मारते पीटते हुए ले जाते थे। अमिताभ बच्चन की 1-2 फिल्म थी पुरानी ऐसी, बचपन में देखी थी। तो दास प्रथा भारत में 25 साल पहले तक भी, है ना, बुंदेलखंड के इलाके में रही है। तो जितने आदमी के पास ज्यादा दास होते थे, सामाजिक रूप से वो बड़ा आदमी कहलाता था। तो एक समय वो था मात्र 25, 50, 100 साल पहले कि आदमी को भी खरीदा बेचा जाता था सामान की तरह, और जिसके पास ज्यादा दास वो उतना बड़ा आदमी। और सांड होता है, उसके पीछे में त्रिशूल दाग देते हैं लोहा गर्म करके, ताकि ये बताने के लिए कि भाई ये उपयोगी सांड है, ताकि उसको लोग खिलाने पिलाने का काम करते रहे। ऐसे ही दासों को भी गर्म लोहे से दाग दिया जाता था, ताकि कोई उसको दूसरा मत खरीदे, वो बिका हुआ है। ऐसा मानव के साथ किया गया है। मात्र पिछले 25-50 सालों में हमको ये समझ में आया है कि आदमी खरीदने बेचने की चीज नहीं है, आदमी आदमी के साथ विश्वास और सम्मान के साथ जीने की चीज है। ये मात्र अकल हमको पिछले 25-50 सालों में आई है। उसके पहले का कोई स्वर्णिम काल रहा होगा, मुझको नहीं पता। हो सकता है अगले 50 सालों में, 25 सालों में हमको ये अकल भी आ जाए, ये प्राकृतिक संसाधन भी अमूल्य नहीं है, इस पे मानव का स्वामित्व नहीं होता है। अब ये स्ट्रगल चल रही है, अभी चाइना में ये स्ट्रगल चल रही है कि जिन कंपनीज ने बहुत मोटा पैसा कमा लिया है, उनके प्रॉफिट को आम आदमी को कैसे बांटा जाए। तो पहले चाइनीज ने साम्यवादी मॉडल की जगह में एक मिक्स मॉडल शुरू किया, जिसमें कि कंपनीज को काफ़ी सारा बेनिफिट देना, ताकि बहुत सारी कंपनीज उनके यहाँ आएँ और काम करें। उसमें 51% शेयरिंग चीन गवर्नमेंट की रहती है, वो अलग बात है। लेकिन ये सभी जगह ये प्रॉब्लम है। लगभग विश्व का 50% साधन 2% लोगों के हाथ में है, ऐसा कुछ डेटा आता रहता है ना, और धीरे धीरे ये और सिमट रहा है। तो एक तरफ हमको लगता है कि ये, एक तरफ सभी सरकारें किन्हीं भी पूंजीवादी लोगों को बुला के, पूंजीपति लोगों को बुला के उनके यहाँ इन्वेस्ट करें, ताकि रोजगार बढ़े, ताकि काम आगे बढ़े। फिर उसका दूसरा कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि सारी पूंजी एक ही जगह इकट्ठी होती जाती है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। तो इसका मतलब है कि चीज़ें कैसे चलेंगी, क्योंकि आम आदमी वैसा एंटरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि वो कम से कम उसके पास वो समझ है, वो ताकत है कि वो एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करता है, उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन ये समाज के चलने का तरीका नहीं है। इसमें आदमी यूज किया जाता है, आदमी इवॉल्व नहीं होता है। आदमी को एक सैलरी मिलने से उसका घर चल जाए, इसमें जिंदा रहने का काम होता है, आदमी के इवॉल्व होने का काम नहीं होता है ना। इसलिए हम जिंदा हैं, इसलिए इस धरती को मृत्यु लोक कहा जाता है, क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानते हैं और जिंदा रहने को जीना मानते हैं, और सैलरी ज़्यादा हो जाए तो उसको जीना मानते हैं। तो इसका मतलब है कि धरती को मृत्यु लोक कहा जाता है। कैसे हमारे परिवार का स्ट्रक्चर से लेके, हमारे व्यवसाय के स्ट्रक्चर से लेके, राज्य और देश और दुनिया और धरती के सारे स्ट्रक्चर मानव की जागृति के अर्थ में हो जाए, मानव के इवॉल्व होने के अर्थ में हो जाए, तो ये धरती मृत्यु लोक से जागृति लोक हो जाए। तो अपनी किस्मत ही नहीं, धरती की किस्मत लिखने का अवसर है भैया। माइक जो भी बोलो माइक में बोलो। धन्यवाद साहब। दुनिया में 3 से 4 व्यवस्था है, एक समाजवादी व्यवस्था, एक साम्यवादी व्यवस्था, एक कैपिटलिस्ट व्यवस्था और एक मिश्र अर्थव्यवस्था। ये 4 अर्थव्यवस्था से नई व्यवस्था कुछ है अपनी, तो इसको किस तरीके से हम, मुझे सहअस्तित्व व्यवस्था मुझे पता है, आवर्तनशील अर्थव्यवस्था, और लेकिन उसके लिए तैयारी की जरूरत है। और उसके लिए जो सिस्टम है 4, जैसे 3-4 सिस्टम है। एक कैपिटलिज्म यानी मतलब लोकतंत्र है, एक है हुकुमशाही, दूसरी है समूहशाही मतलब वो सभा विधि, तीसरी, और चौथी है कि राजेशाही। पांचवी आएगी परिवारशाही। हाँ,
तो ये व्यवस्था जो अब आएगा उस वक्त आप बताओगे ही, मगर आपने जो अभी बताया उसमें वो व्यवस्था का थोड़ा सा होना चाहिए, क्या संदर्भ आना चाहिए। जो आपने अभी बोला ना कि जैसा अमेरिका था सर, कैपिटलिस्ट अमेरिका था, मगर जब वहाँ फोर्ड निकला तो फोर्ड में जब कोई भी उत्पादन होता था उसका 65% उत्पादन मजदूरों के खाते में जाता था। आज की तारीख में फोर्ड का उत्पादन जितना होता है उसका 1 पॉइंट से भी कम मजदूरों के खाते में जाता है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया उसको। तो ये हर जगह जिस तरीके से उल्टा हो गया पूरा इसका मतलब इतना ही है, इतना उसका मतलब इतना ही है, शुरू के जिन लोगों ने बड़े काम किए वो सभी विजनरी लोग थे, चाहे भारत में टाटास थे, चाहे कोई फोर्ड होगा, बेसिकली ये बड़ा सोचने वाले लोग थे। तो इन लोगों ने अपने स्ट्रक्चर भी वैसे बनाए। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाए तो मासिस में, जिसको हम कह रहे हैं कि वो संवेदनशीलता से संज्ञानशीलता की यात्रा नहीं हुई, तो या तो यात्रा आगे जाएगी या यात्रा पीछे आएगी, तो संवेदनहीनता में आ गई। तो फाइनली हम इधर पहुंच गए कि बलपूर्वक, जैसे यदि 10 साल पहले देखें तो अमेरिका स्टेट्समैन था और अमेरिका विश्व में मानववादी बात करने के लिए सबसे लीडिंग रोल में था। ट्रंप काल में घोषित रूप से राष्ट्रवाद हो गया, भी पहले हम अपने देखेंगे उसके बाद किसी की देखेंगे, और घोषित रूप से अब खुल के सबका रूप सामने आ गया कि कुल मिला के सबको बिजनेस करना है, और बिजनेस करने के लिए युद्ध करवा दो, बिजनेस करने के लिए मानवता कटवा दो, सब उसमें शामिल है। नहीं मगर सर वो बात तो वही हो गई ना कि उन्होंने बिजनेस भी किया होगा, मगर उनके यहाँ के लोगों का शोषण करके बिजनेस ही कैसा बिजनेस हो गया। हाँ, तो इसका मतलब है कि मैं फिर से वही बात कहना चाहता हूँ, या तो चेतना ऊपर जाएगी या चेतना नीचे जाएगी। यदि चेतना के ऊपर जाने की व्यवस्था हम नहीं करेंगे तो चेतना बाय डिफॉल्ट नीचे जाएगी। तो इसका मतलब है कि यदि समाज और शिक्षा, ये दो कामों को हम, यदि हमको लगता है कि इस बात में ताकत है, ये बात ठीक है, तो समाज और शिक्षा जैसे जैसे इवॉल्व होगी, सिस्टम अपने आप ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मान लो अभी कह रहे हैं कि मान लो दीदी के पास में 1200 लोगों की बटालियन है। अब इनकी बटालियन में आप जाके देखो, इनको वैसे काला पानी सजा के रूप में रखा जाता है। तो रखेंगे, जीवन विद्या में है तो सजा तो काला पानी है तो भी वो काला पानी में भी स्वर्ग क्रिएट कर देती है। ठीक, 1200 लोगों की बटालियन में अकेली महिला है। ठीक, तो इसका मतलब है कि जिसके पास विजन है वो जहां भी होगा वहां स्वर्ग क्रिएट कर देगा, क्योंकि उसको आदमी से बात करना आता है। अभी 4-5 शिविर सुरेश भाई के प्लान कर रखे हैं, है ना, और वहां जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अगले 2 साल में 3 साल में यदि वहां टिकी रही, वो बड़ा मुद्दा है ना, तो भारत में एक देखने लायक मॉडल क्रिएट हो जाएगा, है ना। मान लो मनीष भाई को कोई एक बात लग गई तो देश भर में एक मॉडल क्रिएट हो गया। नंद कुमार जी को कोई बात लग गई तो किसी हद तक उनको बात छुई, किसी हद तक उन्होंने कुछ काम किया। तो इसमें यह समझ में आ गया कि आदमी की सबसे बड़ी ताकत है आदमी से बात करने आना, क्योंकि अल्टीमेटली सब जगह आदमी है। मैं कंस्ट्रक्शन कराता हूं तो भी आदमी है, मैं दुकान चलाता हूं तो भी आदमी है। आदमी से बात करने आ गया, उसके पास सारी चाबी आ गई। तो ये कितना तेज मूव कर सकता है अभी हमको अंदाजा नहीं है। अगले 10 से 20 साल में आपके सामने काफी सुखद पिक्चर आने की संभावना है। हाँ, हम कितना दम लगाएंगे ये एक अलग बात है। धन्यवाद। हाँ जी, बढ़िया। हाँ जी, और कोई शेयरिंग, किसी का भाव उमड़ रहा हो? हाँ जी, इनको माइक। अभी आपने कहा कि मानव से मानव को बात करना आ जाए तो ये चीज़ें संभव हैं, है ना। तो जैसे मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, स्कूल्स भी हैं, और हम गवर्नमेंट के साथ भी एजुकेशन में काम करते हैं। तो अब मुझे जो लगता है कि हमारी जो मेथड है एजुकेशन की वो यूनिक है, क्योंकि मैं कुछ काम करता रहता हूँ उनके अंदर। तो कैसे अभी जब, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में मैं यही देख पा रहा हूँ कि अब मैं अपने डायरेक्टर उसमें को काम करते हो क्या? वो क्या फाउंडेशन? HCL। अच्छा। तो मैं अब ये देख रहा हूँ कि मैं अपने डायरेक्टर को कैसे बताऊं, और वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको कैसे बताए कि कुछ यूनिक एजुकेशन है, मतलब है इस दुनिया में, अवेलेबल है। दो दे हैव बीन लिसनिंग अबाउट दिस दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन, बट वो अभी सिर्फ सुन ही रहे हैं। तो आई थिंक मैं इसीलिए भेजा गया हूँ यहाँ पे। तो अब मैं कैसे जाके बताऊं? भेजा आपको? किसने भेजा आपको? मेरे डायरेक्टर ने। अच्छा। हाँ, कि गो एंड चेक इट आउट व्हाट इट इज। तो
उसी के लिए 2 महीने ये पहले जा कर के स्टडी किया मेरे किसी रेफरेंस से, जिसने मुझे बताया, वो भी यूनिवर्सिटी रन करता है एंड ही इज़ माय फ्रेंड। तो उसने बोला जाके इधर जा एंड देन यू विल कम टू नो कि कैसे ये लोग काम करते हैं। तो अभी मैं कैसे बताऊं, वो पूरा चल रहा है मेरे दिमाग में। मत चलाओ उसको, ओके छुप भूल जाओ, किसी को चेंज नहीं करना है, आपको चेंज होना है। ठीक है। नहीं तो ना आप होगे ना वो होंगे। ओके। और ये कैप्सूल थोड़ा सा बड़ा है, एक शिविर में नहीं पचेगा। हाँ, दूसरा मुझे भी लगता है मेरे ट्रांसफॉर्म होने से, अगर इवन मैं ट्रांसफॉर्म होता हूँ तो मेरा जो एरिया है या जो ऑरा है वो बहुत छोटा है, तो वो कैसे रिपल इफेक्ट करेगा। मत सोचो, कुछ मत सोचो। ओके, गॉट इट, थैंक यू। कुछ मत सोचो, केवल समझो। हमको कहाँ पता है कि अभी हम कितने बड़े। एक वो दिन था जब एक प्रिंसिपल हमको स्कूल में क्लासरूम में बात रखने की परमिशन दे दे, हम ऐसा सोचते थे। राइट। अभी सरकारें बुलाती हैं, हम मना कर देते। इतना ही चेंज है। थैंक यू। और हम आज तक चल के किसी के पास नहीं गए तुम शिविर करवा लो, आज तक एक बार भी नहीं गए। 4 प्रपोजल सामने रहते हैं, उसमें से 2 उठा लेते हैं, और वो भी सामने वाले आदमी को देख के उठाते हैं। कोई 1000 करोड़ दे के हमसे शिविर करवा ले, ये संभव नहीं है। कोई हम पे प्रेशर डाल के शिविर करवा ले, ये संभव नहीं है। हमारी मर्जी है, हम कहाँ शिविर करेंगे। गॉट इट, थैंक यू। है बस बने रहो और अपना काम करते रहो, ठीक है। आदमी को सही अर्थों में, मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हमको नहीं पता है कि हमारी हैसियत क्या है। अभी हमने हैसियत को हिरार्की में, पद में, पैसे में देखा है। आदमी की हैसियत अभी देखी कहाँ है। अब मुझे लगता है मैं वहीं अटका हुआ हूँ कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अपनी हैसियत का पता भी नहीं है अभी। ठीक है, थैंक यू। तो पहले अपनी हैसियत पता किया जाए, वही करना है। तब तक आराम से रहा जाए, किसी को समझाने की कोशिश न किया जाए। ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, बढ़िया हुआ। कितना आराम का काम। और ये चर्चा क्लास 3 के बच्चों से हो सकती है, क्लास 2 के बच्चे से हो सकती है, और ऐसा ही रिजल्ट आता है। हाँ, लगातार पोषण की, एक दिन चर्चा किया उसके बाद आप फिर उल्टी सीधी कर रहे, उससे नहीं चलेगा। आपका व्यक्तित्व वैसा हो और चर्चा की कंटिन्यूटी वैसी हो। इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा है, आप इसको किसी भी सिस्टम में ले जाने की कोशिश ना करें, किसी भी अपने कोचिंग में ले जाने की कोशिश ना करें, आप अपने में ले जाने की कोशिश करें, बाकी काम हो जाएगा। जब भी आप योजना के तरीके से सोचोगे आप असफल हो जाओगे। मेमोरी से जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये मेमोरी की चीज नहीं है, ये अनुभूत करने की चीज है, ये अपने में स्थिर होने की चीज है। चलिए, तो जितनी हमने बातचीत की उसमें मुख्य रूप से एक मुद्दा हमने हैंडल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हमको बेसिकली हैंडल करना है कि साधन, आवश्यकताएं असीम है और साधन सीमित है। इसको हम हैंडल करना चाहते हैं। तो अभी धीरे धीरे देखते हैं। तो चलो, हम यहां तक आ गए कि जैसे मैं टेबल बनाऊं, किसी चीज की कीमत और किसी चीज की उपयोगिता। आलू अपने आप में इंटरनेशनल वैरायटी है। पहले बोलते थे सरदार और आलू हर जगह पाया जाता है। अभी मेरे को लगता है गुजराती और आलू भी हर जगह पाया जाता है। हाँ जी, आलू की कीमत क्या है, आलू की उपयोगिता क्या है? हाँ, उपयोगिता सब्जी में वो डाला था, कहीं भी मिक्स हो। हाँ, तो बेसिकली उपयोगिता जब हम कह रहे हैं तो किसी चीज की उपयोगिता, जैसे कीमत कम ज्यादा हो सकती है, कम ज्यादा होती है।
लेकिन उपयोगिता वही रहेगी। तो उपयोगिता का मतलब है कि वो कितना पोषण डिलीवर करता है, कार्बोहाइड्रेट उसमें कितना है। तो 2000 साल पहले 2000 साल बाद आलू में जितना कार्बोहाइड्रेट है या जो उसकी पोषक वैल्यू है वो वैसा ही रहेगा, भ्रमित आदमी उसमें हस्तक्षेप ना करे तो। क्यों? मैं आपकी बात ठीक कर रहा हूं ना? और कीमत भी अभी बदलती है क्योंकि मानव में अमानवीयता है। नहीं तो श्रम मूल्य भी उतना चेंज नहीं होगा जितना अभी होता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो कीमत क्या है? उसका श्रम मूल्य। तो बेसिकली श्रम की बात कर रहे हैं। उपयोगिता क्या है? उसमें जो पोषण है। इसलिए उपयोगिता निश्चित रहती है, उपयोगिता नहीं बदलती है। हर चीज की उपयोगिता निश्चित है, वही उसके होने का पर्पस है। आलू की उपयोगिता पाने के लिए हम उसका मूल्य चुकाते हैं, कीमत चुकाते हैं। ठीक है, अब क्या लिखूं? पेन लिख देता हूं। पेन की कीमत, पेन की उपयोगिता। ठीक है, और क्या लिखूं? चेयर लिख दूं? ये भी ठीक है। अब अपना नाम लिख लो और दोनों कॉलम भरो। अपना अपना नाम लिखो और कीमत और उपयोगिता में लिखो क्या लिखा जाए। नाम के लिए आदमी सब कुछ अपना नौछावर कर देता है। तो मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, आपका नाम लिखो वहां। ए लो, ये और नया बढ़ ए भगवान, क्या नाम है आपका? है गिरीश। गिरीश का कीमत, गिरीश की उपयोगिता। अच्छा, सबको गिरीश का नहीं करना है, सबको अपना ले। काफी शिविर कर लिए ऐसा लगता है आपने। हाँ जी, फटाफट किसने किया हो तो बोलिए। हाँ धन्यवाद। प्रकृति में मेरे एग्जिस्टेंस को बनाए, मेरे जिंदा रहने के लिए जितनी भी चीज़ें मैं लेता हूँ प्रकृति से, वो मेरी कीमत शायद है। और मेरा उपयोगिता तो अनंत है। अनंत में क्या होता है? अनंत में एक विचार को भी मैं अगर किसी जगह पर पहुंचा पाऊँ तो उसकी इफेक्ट को तो आप नाप ही नहीं सकते। जैसे एक देह में फंसे, मतलब एक देह में रहे किसी ब्रेन ने इस तथ्य को पहचान लिया, अब वो यूनिवर्स को क्या वापस लौटा रहा है इस शिविर के, इस विचार के रूप में, उसको तो आप कैसे नाप सकते हो? नाप सकते हैं हम, तो सब नाप ही सकते। मैं बताना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ बताइए। मेरा मूल्य, मुझे अब तक बनने में जितना भुगतान इस नेचर ने किया, जितना श्रम इस नेचर ने किया मुझे अब तक बनाने में, वो मेरा मूल्य है। मेरी उपयोगिता, क्या भुगतान किया? जो भी मुझे अभी तक दिया, जो भी मेरे लिए प्रिपेयर करके रखा था मेरे आने से पहले, वो सबका जो भी मतलब मूल्य तय कर पाए, अगर माप सके तो उसका माप। जैसे श्रम मूल्य है तो वो हमने मापा कि भाई 100 रुपया के 500 रुपया मेरे बनने में, और मेरा अभी तक का जो अस्तित्व है उसके लिए, मेरे अस्तित्व के हेतु कुदरत ने जो भी श्रम किया, जो भी बना के मेरे लाभ के लिए मुझे दिया, वो जो भी मूल्य आया वो मेरा मूल्य। उपयोगिता रही मेरी होगी कि जो नेचर की ये मूल्य आगे बढ़ाने की जो प्रोसेस है उसका जतन करना, उसका पोषण करना। पीछे माइक दीजिए। हेलो, सबको नमस्कार। मैं ये मानता हूँ सर, जब तक मैं छोटा था, ना समझ था, तो मुझे लगता था कि मेरी बहुत ज़्यादा कीमत है
और मेरी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। लेकिन जैसे जैसे मैं अब धरातल पे आता जा रहा हूँ, मुझे ना तो अपनी कीमत का पता है, ना मुझे लग रहा है कि मैं किसी मूल्य का हूँ। लेकिन हाँ, मेरे परिवारजनों को शायद मेरी मूल्य का कुछ अंदाजा होगा कि हाँ, मैं उनके लिए कितना मूल्यवान हूँ। बस, धन्यवाद सर। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ सर। किसके थ्रू आए हो? मैं सतपाल जी हैं सर। सतपाल जी कौन है? अच्छा, आप। अच्छा अच्छा, हाँ, धन्यवाद। बढ़िया। हाँ जी, और कुछ शेयर करेंगे? और कुछ? हाँ, दशरथ भाई, हाँ जी, आप। सर मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कीमत झुकाते हैं हम कुछ खरीदने के लिए ना, हाँ। कुछ लाने के लिए। तो अगर हम आलू खरीदते हैं, बाहर से कुछ चीज हम खरीद रहे हैं, हाँ। तो मेरा कीमत मतलब कोई और मुझे खरीदने के लिए जो पैसा देगा वो हाँ। मेरा कीमत है। तो उस केस में कोई कीमत मतलब है ही नहीं, जो चीज बिकाऊ के लिए है ही नहीं, उसका तो कीमत विच इज नॉट फॉर सेल बेसिकली, तो वो ब्लैंक उसी में आता है। और उपयोगिता भी अगर कोई और मुझे यूज कर रहा है, तो मेरे इच्छा के बिना अगर यूज कर रहा है तो उपयोगिता भी जीरो है। तो चलो, दोनों जीरो हो गए, झंझट खत्म। हाँ, तो मतलब इफ somebody else is buying and somebody else is using it, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी खुद की उपयोगिता हाँ। खुद के लिए क्या बात, शायद। क्या बात, क्या बात, बढ़िया सोच रहे, बढ़िया हो बढ़िया सोच रहे। थैंक यू। अप्रोच ठीक है इनका, नजदीक है, पड़ोस भी आपका ठीक है। हाँ जी। मैं थोड़ा तो शेयर मैं करना चलूं? चाहूँगा। हाँ, आप कुछ शेयर करते। कहाँ, कौन बोल रहे हैं? भैया, इसमें जो आपने कीमत का बात किया, तो हम हमारे लिए सोचते हैं तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये शरीर के ये अवस्था में लाने के लिए आगे सोचते हैं तो प्रकृति ने कितने लाखों साल से एक आदमी को एग्जिस्ट होने के लिए जो भी श्रम किया, वो श्रम की बात करते हैं तो फिर उसमें अपन बात ही नहीं सोच सकते। इतनी उसके प्रति अपने को ये लगता है कि इसकी कीमत क्या किया जाए। श्रम मूल्य, अभी आप पोटैटो का श्रम मूल्य बोलते हैं, तो हमारे लिए ये प्रकृति ने लाखों साल से कितना श्रम किया है। अभी आजकल हम मतलब सब चीज रुपीज में देखते हैं, लेकिन ये इसका तो कुछ मतलब कीमत उसको नहीं। करने जाएंगे तो फिर संसाधन अमूल्य होगा। हाँ, अमूल्य है वो बात। उसको करने जाएंगे तो अमूल्य होगा। और जो उपयोगिता की बात है, तो मेरी समझ के अनुसार अभी मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरा मानवत्व, जो प्रकृति ने ये मानव को जिसके लिए बनाया है, वो बात सिद्ध करने के लिए मेरा जितना भी उसमें ये हो, वो मैं उसको इसकी उपयोगिता समझता हूँ मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं उठूं? कोई और बोल रहा है? कोई और बोल रहा है? हाँ, बोलिए बोलिए। स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट में जब बिजनेस मॉड्यूल सिखाता था, तो मेरे भक्तों को यही क्वेश्चन पूछता था कि भाई इस चीज का वैल्यू क्या है, तो वो बताते थे कि भाई 80,000 रुपया। बाद में मैं पूछता था कि भाई आपका वैल्यू क्या है, तो वो जवाब नहीं दे पाते थे। तो मैं आसानी से समझा देता था कि भाई अपना रिज्यूमे बनाओ, कहीं पे जॉब के लिए जाओ। वो सभी बिजनेस में नहीं रहते थे, लेकिन बोलता था रिज्यूमे बनाओ, कहीं पे जॉब के लिए जाओ, वो सामने वाले जितना ऑफर करे ना, उतना तुम्हारा वैल्यू है। ठीक है, अच्छे कंसल्टेंट हो आप। नहीं, ठीक है, किसी हद तक हम छूने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भी जो कहा और कुछ लोगों ने भी कहा। देखिए, अभी हम बहुत व्यवहारिक बात करें। दशरथ भाई ने जो कहा वो एक फिलोसफिक बात कही, वो एक तात्विक बात कही। उस सेंस में जाएंगे तो फिर वहीं पहुंचेंगे। लेकिन व्यवहारिक हमारी जीवन शैली में हम कैसे देखेंगे, तो ये कह रहे हैं कि बेसिकली जब हम आदमी की बात कर रहे हैं तो उसके पास ये बेसिकली कीमत उसके जिंदा रहने के अर्थ में है। तो मेरी स्किल से जो मैं प्रोड्यूस कर पाता हूँ, जैसे कोई मेरे को सैलरी देता है तो किस बात का देता है? क्योंकि मेरी कोई स्किल्स के लिए वो मेरे को इस्तेमाल करता है, या मैं कोई एंटरप्राइज चलाता हूँ और उसमें एक प्रॉफिट कमाता हूँ। तो बेसिकली मेरी स्किल्स के लिए और फाइनली मेरे जिंदा रहने के लिए, है ना, तो उसको कहेंगे कि वो श्रम मूल्य। तो बेसिकली वो मेरा श्रम मूल्य है। तो ये क्लियर हो गया। तो एक आदमी की कीमत का मतलब है कि वो अपने श्रम से क्या चीज, क्या
क्रिएट कर सकता है भौतिक सेंस में, तो वो मेरा श्रम मूल्य हो गया। पोषण उपयोगिता की बात करेंगे तो ये बात थोड़ी सी और फैल के की जा सकती है। थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। तो बेसिकली स्वयं के लिए उपयोगिता, स्वयं की परिवार में उपयोगिता, स्वयं की समाज में उपयोगिता, स्वयं की प्रकृति के साथ उपयोगिता, इससे ज्यादा, इससे कम में नप गया। अभी जब आपसे पूछा जाता है कि आप क्यों जी रहे हो, तो मैं परिवार के लिए जी रहा हूं, मैं समाज के लिए जी रहा हूं, और परिवार समाज दोनों दुखी हैं। वो भी चॉइस है ही हमेशा आपके पास, पंखे का सदुपयोग करें। इसका मतलब है हमारी उपयोगिता सफल नहीं है, और यदि मेरी उपयोगिता सफल नहीं है तो मुझको भी तृप्ति नहीं मिलेगी। तो इस सेंस में कह रहे हैं कि सबसे मूल बात यह है कि स्वयं के लिए उपयोगिता क्या है। तो आपकी खुद के लिए उपयोगिता क्या है, बोलिए। मेरी स्वयं की मेरे लिए क्या उपयोगिता है? जो भी मैं करूं उससे खुश हूं, और जो भी मैं सोचूं, जो भी मैं बोलूं, अभी हमारा ध्यान करने पे ही जाता है। ये जिंदा रहने की पहचान है, क्योंकि जब तक वहां तक खड़े हैं तो करना ही समझ में आता है, जबकि विचार करने के मूल में विचार है। विचार कोई बहुत पावरफुल चीज है। तो स्वयं के लिए उपयोगिता जीना, हाँ, सकारात्मक हो और मेरे उत्थान के लिए। हाँ, तो मेरा हर क्रियाकलाप सकारात्मक हो, मेरे उत्थान के लिए हो। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि मेरी स्वयं के लिए उपयोगिता ये है कि मेरी मूल चाहत पूरी हो जाए। मेरी मूल चाहत सुख की निरंतरता है। मैं सुखी हो जाऊं तो मैं समाधान बराबर सुख। हर आयाम में क्यों और कैसे का उत्तर ही समाधान है। हर आयाम में क्यों और कैसे का उत्तर, हर जगह में प्रैक्टिसेबल आंसर। तो मैं समाधानित हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, तो यहां से ये समझ में आया कि मेरा सुखी होना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा सुखी होना मेरी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को मैंने कितना स्वीकारा है और इसके लिए मैंने कितना काम किया है। अभी अधिकांश स्थिति यह बनती है कि हम समाज को, देश को, दूसरों का उद्धार करना चाहते हैं अपने सुखी हुए बिना, या दूसरों का उद्धार करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ये उल्टा करके रखा हुआ है। जबकि अस्तित्व में नियम कैसा है, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा। मेरे पास समाधान नहीं है तो मैं समाधान बांट दूंगा, ऐसा होगा नहीं। मेरे पास समाधान होने का मतलब है कि मैं तृप्त हूं। सुखी होके करना कि करके सुखी होना? सुखी होके करना। सुखी होके करने का मतलब है कि अपने आप में समाधान से तृप्त होना। सुखी होने का मतलब है कि शिकायत के साथ होना कि समाधान के साथ होना। सुखी होने का मतलब है कि योजना के साथ होना कि कल्पना के साथ होना। ठीक हो गया? तो इससे हमारा ध्यान इस बात पे गया कि बेसिकली मैं समाधान के साथ हो जाऊं, है ना। मैं समाधान के साथ हो जाऊं का मतलब है मेरे पास समाधान है। इसका प्रमाण है कि मेरे परिवार में सभी समाधानित हो जाए। देखो, जब इस बात को कर रहे होते हैं तो हम वर्तमान परिस्थितियों में अटक के भी सोच सकते हैं, है ना, कि मेरी मान लो जॉइंट फैमिली में तो वो ऐसा, ये वैसा। तो जब कोई बात कही जा रही है वो आज की परिस्थितियों में ना कह के वो शाश्वत परिस्थितियों के ढंग से कही जा रही है। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि यदि सारी बात शिक्षा में आ जाएगी तो हर परिवार में हर व्यक्ति ही समाधानित होगा। जब भी हर की बात की जाएगी तो वो शिक्षा से जाके जुड़ेगी, वो शिविर से नहीं जुड़ेगी। ये कुछ ही लोगों के परिवार में होगा कि परिवार के सारे लोग एक साथ चल रहे हैं। ये सबके परिवार में नहीं होगा, अभी संभव नहीं है। ना तो इतने शिविर चल रहे हैं कि सभी हर मोहल्ले में एक शिविर चलना शुरू हो जाए, तो भी कुछ हो सकता है। ऐसा भी हो नहीं रहा है। तो अभी कुछ ही संयोग ऐसा बनेगा कि किसी परिवार के सभी लोग
आ भी गए हैं, सहमत भी हो गए हैं और चल भी पा रहे हैं और ऐसा जी भी पा रहे हैं, तो वो रिजल्ट वैसा दिख भी। ये अच्छी बात है कि कुछ परिवार ऐसे दिखने लगे। तो मेरे परिवार के सभी लोग समाधानित हो जाएं, मेरे परिवार के सब लोग समाधानित हो जाएं, तो आपस में संबंध कैसे होंगे? मैं समाधानित हो जाऊं तो मैं अपने आप में तृप्त रहूंगा कि अतृप्त रहूंगा? मैं अपने आप में समाधानित हो जाऊंगा तो मेरी पहचान गाड़ी से और मकान से और कपड़े से होगी कि मेरी पहचान मुझ में होगी? ठीक हो गया? तो इसका मतलब है कि समाधान पूर्वक सुखी होना, तो एक मानव का सुख क्या है? एक मानव का सुख क्या है? कि वो समाधान पूर्वक सुखी होना। एक मानव का सम्मान क्या है? एक मानव का सम्मान क्या है? यदि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो वो तो समाधान से आ जाता है। मैं स्वयं का सम्मान कर पाऊं और मैं स्वयं के प्रति विश्वास के साथ हो पाऊं तो वो तो इतने में हो गया। लेकिन दूसरे मेरा सम्मान कैसे करेंगे? मेरे आचरण से। तो उनके सुखी होने के लिए मैं सहयोगी हो जाऊं, है ना? जैसे आज हमारे शिविर का तीसरा दिन है। आपका सम्मान, आपके मन में मेरे प्रति सम्मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये बढ़ेगा, आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि नेचर में बेईमानी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से हमारी जिंदगी में कोई योगदान मिलता है, उसको हम नकार दें, ये संभव ही नहीं है। इसका मतलब सम्मान मांग के लिए जाने वाली चीज नहीं है। सम्मान एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बेटा नमस्ते करो, और बच्चा जाने के बाद तुमको और कुछ काम नहीं है, किसी को नमस्ते करवाते रहते हो। तो आप नमस्ते नहीं करवा रहे हो, आप अपना सम्मान पा रहे हो। हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि वो सम्मान करते हैं। सब गोलमाल है। इसका मतलब ये नहीं कि नमस्ते नहीं करेंगे, समझ के करेंगे। तो सम्मान क्या चीज है? दूसरा समाधानित हो जाए, दूसरा भी समाधान को पा जाए, मैं नहीं लिख रहा हूं, दूसरा भी समाधान को पा जाए, ये मेरा सम्मान है। तो क्या हुआ? सुख क्या हुआ? समाधान को मैं पा जाऊं। मेरा सम्मान क्या हुआ? दूसरों के समाधानित होने में मेरा योगदान ही मेरा सम्मान है। अब यदि ऐसा हो गया, यदि ऐसा हो गया यदि ऐसा हो गया तो अब क्या होगा? यदि ऐसा हो गया, आपने मेरे को ब्रेक का सिग्नल दिया था क्या? ओह, ब्रेक करते। जरूरत तो है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।